अगला टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हिंदी में कहा जाता है अनुगमन वेग। तो हम लोग जानते हैं कि जो नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो कक्षा इलेक्ट्रॉन से कम दूरी पर रहता है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, नाभिक से कम दूरी पर बंधे होते हैं, वो प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। और जैसे जैसे ये दूर के कक्षा होते हैं वो दुर्बल बल द्वारा बंधे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाभिक से आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये जो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम इसको कहा जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिक रहती है। मतलब किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही वो क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा के कारण चालक के अंदर अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चाल को तापीय चाल कहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम तापीय चाल 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की कोटि की होती है। अब गति के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयन कैसे होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर यहाँ पर परमाणु में क्या होती है, धन आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो गति के दौरान मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हैं, जिससे उनकी गति की दिशा क्या हो जाती है, बार बार बदलती रहती है। अतः किसी भी दिशा में इलेक्ट्रॉनों की नेट गति शून्य होती है। फलस्वरूप अगर उसमें क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति शून्य होगी तो वहाँ पर चालक में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा कोई चालक है इसको किसी बैटरी से जोड़कर उसमें हम लोग विभवांतर लगा देते हैं, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कम विभव वाले सिरे से अधिक विभव वाले सिरे की ओर क्या करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं। फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित हो जाते हैं, किंतु इस बीच इनकी चाल लगातार बढ़ती नहीं जाती, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते समय धन आयनों से टकराते हैं, जिससे बैटरी द्वारा प्राप्त उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। अंत में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं और इस नियत औसत वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन वेग। तो इस प्रकार से हम लोग अनुगमन वेग का डेफिनेशन कैसे देंगे कि अनुगमन वेग वह नियत औसत वेग होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी चालक में प्रवाहित होती है। और अनुगमन वेग को हम लोग स्मॉल vd से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग का मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मतलब 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की होती है। तो किसी भी विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम मान लेते हैं कि PQ एक चालक है जिसकी लंबाई स्मॉल l है और यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोगों ने क्या माना है, कैपिटल A। तब यहाँ पर हम निकालेंगे चालक का आयतन। तो आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल इंटू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होगी AlN। अब हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है और चालक PQ पर कुल आवेश, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है, E है।
तब चालक पी क्यू पर कुल आवेश को कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और चालक पर कुल आवेश क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ALNE। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा चालक पी क्यू है इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये होता है बड़ा वाला लाइन प्लस और छोटे वाले को लिखा जाता है माइनस। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि किसी भी चालक में धारा की दिशा कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर, मतलब विद्युत धारा की दिशा ये हमारा प्लस है, प्लस से माइनस की ओर होगी, तो इस भांति ऊपर की ओर से इधर आ रही है। तो चालक को बैटरी से जोड़ने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस ओर, और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसे हो जाएगी, विपरीत दिशा में हो जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि जब हम लोग किसी भी चालक में विभवांतर लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, BD से। तो यहाँ पर अनुगमन वेग BD से क्या करने लगता है, गति करने लगता है। तब किसी भी आवेश को चालक को पार करने में लगा समय, तो लगा समय T निकालेंगे तो T इक्वल टू क्या हो जाएगी, चालक की लंबाई, इतनी लंबाई को पार करके जाएगा, और कौन पार करेगा, अनुगमन वेग BD गति से। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इस प्रकार चालक में बहने वाली धारा I निकालेंगे तो हमारा I का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। ठीक, आवेश बटे समय। अब Q का मान यहाँ पर से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ALNE। अपॉन में T का मान यहाँ पर से रख देंगे तो L/VD। तो L और L क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमको I इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, NEAVD। तो ये क्या है, हमारा धारा और अनुगमन वेग में संबंध। I क्या है, धारा, और VD क्या है, अनुगमन वेग। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I इक्वल टू NEAVD। इसको आप लोग कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो अच्छे से बनाइएगा। सबसे पहले अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन, उसके बाद धारा और अनुगमन वेग में संबंध। यहाँ पर ALN ये सब कैसे आया उसका अच्छे से थ्योरी लिखकर बनाइएगा। और ये वाला I इक्वल टू NEAVD ये आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जब इसका यूज़ होगा तब हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर PQ एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल l है। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक विभवांतर से जोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये बड़ा वाला प्लस, छोटा लाइन माइनस। और विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है, प्लस से माइनस की ओर। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो वेग होता है वो क्या होता है, BD गति से विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो मान लो L लंबाई के किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V लगाया जाता है, जिससे उसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या होती है, विभवांतर बटे चालक की लंबाई। समीकरण नंबर 1। अब इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, एक बल E, कैपिटल E का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। और यहाँ पर क्या लगेगा, बल ऋणात्मक होगा, क्योंकि F और क्षेत्र E दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। जब हम लोग यहाँ पर क्या होता है, जो बल कार्य करता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। यहाँ मतलब यहाँ पर जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, माइनस। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान मान ले स्मॉल m है, तब वहाँ पर
त्वरण, त्वरण इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एम। तो एफ का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस सी कैपिटल ई अपॉन एम, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इस त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित तापी वेग के साथ साथ क्षेत्र की विपरीत दिशा में अतिरिक्त वेग घटक प्राप्त कर लेता है, जिसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और धन आयन से अगली टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन इस अतिरिक्त वेग घटक को खो देता है। फलस्वरूप त्वरण प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं हो पाता। यदि किसी धात्विक चालक में एन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित तापी वेग क्रमशः क्या हो, U1, U2, U3 डैश 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 UN सो ऑन हो, तो वहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं अनियमित तापी कुल वेग U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, UN तक अपॉन एन, ये इक्वल 0 के बराबर होता है। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अनियमित तापी वेग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। मान लो किसी क्षण विद्युत क्षेत्र लगाने पर U1 तापी वेग वाले किसी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। मतलब विद्युत क्षेत्र के पहले वहाँ पर वेग का मान कितना होता है, 0 होता है। अब किसी भी चालक में हम लोग विद्युत क्षेत्र स्थापित करते हैं तो वहाँ पर आवेश क्या करने लगती है, गति करने लगती है। तो पहले जो वहाँ पर का वेग, प्रारंभिक वेग U1 था, वो विद्युत क्षेत्र स्थापित करने के बाद वेग क्या हो जाता है, V1 हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा V1 इक्वल टू क्या हो जाता है, U1 प्लस ए टाउ 1, जहाँ पर टाउ 1 क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है। मतलब टाउ क्या बताता है, समय को बताता है। इस प्रकार चालक के अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग, इसी प्रकार से अन्य मुक्त इलेक्ट्रॉन V2 बराबर क्या निकाल सकते हैं, U2 प्लस ए टाउ 2। इसी प्रकार से V3 का मान निकाल सकते हैं और लास्ट में किसका निकालेंगे, Vn का। तो Vn बराबर क्या हो जाएगा, UN प्लस ए टाउ एन। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में समस्त मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो अनुगमन वेग Vd के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग अनुगमन वेग इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, U1 प्लस ए टाउ 1 प्लस U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस सो ऑन कहाँ तक, UN प्लस ए टाउ एन तक लिख सकते हैं। ठीक, और पूरे के अपॉन में क्या लिखेंगे, एन। अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से Vd इक्वल टू, देखिए यहाँ पर से हम लोग U1 प्लस U2 प्लस UN को अलग लिख सकते हैं और ए टाउ 1, ए टाउ 2, ए टाउ 3 को अलग लिखेंगे तो ए क्या निकल जाएगा, कॉमन। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर से Vd इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन UN अपॉन एन प्लस ए को कॉमन निकालेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ एन अपॉन एन। लेकिन हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में क्या देखे हैं कि U1 प्लस U2 प्लस UN अपॉन एन का मान किसके बराबर होता है, 0। जब चालक में विद्युत क्षेत्र स्थापित नहीं करते हैं तब वहाँ पर आवेश गति नहीं करता है, तब वहाँ पर उसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो हम लोग इसके जगह क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ पर से हमको Vd इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 0 प्लस ए। अब इसको हम लोग मान लेते हैं टाउ के बराबर, जहाँ टाउ इक्वल टू क्या है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ सो ऑन टाउ एन अपॉन एन। तो ये क्या हो जाएगा, Vd इक्वल टू हमको क्या प्राप्त होगा, अनुगमन वेग इक्वल टू ए टाउ, इतना प्राप्त होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 2 में क्या था, इक्वेशन नंबर 2 में हमको किसका मान प्राप्त हुआ था, T इक्वल टू एल अपॉन, इक्वेशन नंबर 2 में हमको क्या मान प्राप्त हुआ था, त्वरण को एस प्रदर्शित करते हैं, ए इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 में ए का मान रख देंगे तो हमको Vd बराबर क्या प्राप्त होगा, ए का मान क्या है हमारा, माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5।
अब लेकिन हमारा औसत चाल, इसको हम लोग वेक्टर स्केलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? माइनस हट जाएगा, वेक्टर हट जाएगा, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण नंबर 1 से ई का मान क्या है? वी अपॉन एल। तो समीकरण 1 से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ई का मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? समीकरण 1 से ई का मान रखने पर वी डी इक्वल टू ई वी अपॉन एल इंटू टाउ, इतना मान हमको प्राप्त होगा और नीचे में एम भी है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो ये क्या है हमारा? अनुगमन वेग के लिए व्यंजक। मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं किंतु अनुगमन वेग समय पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर समय नहीं आया है, अनुगमन वेग समय पर निर्भर नहीं करता अपितु नियत रहता है। तो इस प्रकार से आप अनुगमन वेग के लिए व्यंजक, धारा और अनुगमन वेग में संबंध, इसका अच्छे से नोट्स बना के पढ़िएगा।